ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने कुछ दिन पहले बात कर चुके थे कि हिस्ट्री की क्लासें ऑनलाइन करेंगे, तो आपके सामने हिस्ट्री के टीचर जो कि अच्छे अध्ययनरत हैं, पढ़ाते भी रहे हैं वो, और उनको उनके आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने कुछ दिन पहले बात कर चुके थे कि तो आइए उनसे आप मिलाते हैं आपसे। आइए सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मैं राजेश घारू, नेहरा स्टडी हब पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, फिर क्लास आज अपने शुरू करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे लगभग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर काफ़ी सारे ऐसे पार्ट रहते हैं हमारे आधुनिक भारत के भी, और हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी रहता है आधुनिक भारत का इतिहास जो है। वैसे इम्पोर्टेंट देखें अपने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बाद जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमारा, वो यही रहता है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आज जो अपने चर्चा करेंगे वो भी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो अपने आज टॉपिक करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का, तो उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी मतलब क्लास में बड़े लिखने हो छोटे लिखने हो, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हाँ, लाइव रहेंगे सभी के कमेंट मुझे मिलते रहेंगे, उनके क्वेश्चनों का रिप्लाई भी टाइम टू टाइम होता रहेगा। तो आप सभी जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। आज अपने आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 1857 की क्रांति, 1857 रिवोल्ट की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं इस क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। जल्दी से जल्दी आइए, लाइव क्लास शुरू करेंगे। फिर अपने 11:05 पर जितने भी आ जाएंगे अपने लाइव क्लास शुरू कर देंगे। जो भी है अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, साथ साथ में कोई भी क्वेश्चन डाउट वगैरह हो, टॉपिक को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा करनी हो जी, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। रेट के लिए भी, राजस्थान पुलिस, एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये लगभग सभी जो जितनी भी वैकेंसियां हैं राजस्थान के लेवल में मान लो, भारत के लेवल में मान लो, और उसमें सभी में इम्पोर्टेंट रहता है ये हमारा। तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस लेवल तक भी 1857 की क्रांति के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। कमेंट में लिखें जो भी आपको पूछना है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो वो सब कमेंट बॉक्स में लिख दें। 11:05 पर अपने शुरू करेंगे क्लास को। क्लासें जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू रहेगी। पॉलिटिकल साइंस के भी जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो सभी अपने इसी चैनल पर अपने कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में जो ज्योग्राफी को लेकर चर्चा करें तो सबसे पहले अपने विश्व भूगोल के जितने भी पार्ट हैं, राजस्थान पुलिस, सब इंस्पेक्टर और रीट में भी लेवल 2 के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए स्थल मंडल, जल मंडल को लेकर, उन सभी पर चर्चा करेंगे अपने, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो कंप्लीट होने के बाद में अपने नेक्स्ट जो पार्ट बचेंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस और उन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, जल्दी से जल्दी लाइव आइए। कमेंट में लिख दें सभी, जो भी क्लास का सभी को आवाज़ आ रही होगी कमेंट में लिखकर बता दें कि कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिख दें। आवाज़ आ रही है सभी को?
आवाज़ आ रही है तो सभी बच्चे कमेंट में लिख दें। चलो तो आज एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, स्वागत है नेहरा स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा हम शुरू करते हैं, तो सुनिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास। देखो, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इस आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वो 1707 से मानी जाती है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वो 1707 से मानी जाती है। 1707 में ही क्यों शुरू हुआ था आधुनिक भारत का इतिहास, इसकी भी अगर हम लोग चर्चा करें तो देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है क्योंकि 1707 में साथ छोड़ गए थे औरंगजेब। 1707 में मुगलों का साथ छोड़ गए थे औरंगजेब, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य मुगल शासक नहीं बना था, और यहीं से मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। और यहीं पर जो यूरोपीय कंपनियां जितनी भी आई थी, ब्रिटिश कंपनियां जितनी भी थी, यहाँ पर उनका जो उभार जो था वो शुरू हो गया था। तो 1707 से ही आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। आज अपने जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक अपना रहेगा, आधुनिक भारत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है 1857। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की अगर चर्चा करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 100% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इसी से। तो अपने 1857 की क्रांति, विकास सरबटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो ध्यान दीजिए इसका सभी टॉपिक पर, पहले समझ लो इसको अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में लिख दें, सभी को बताए जाएंगे। तो देखो, आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा करें 1707। देखो, सभी जो है आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से ही शुरू करते हैं, लेकिन अपन 1707 से नहीं पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से नहीं पढ़ेंगे, अपने 1707 से पहले की भी कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि अपने चर्चा करेंगे सन 1600 ईस्वी की। सन 1600 ईस्वी के पहले भी चर्चा करें, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जो पार्ट रहा था वो अंग्रेजों का ही रहा था। ब्रिटिश कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। लेकिन सन 1600 से भी पीछे जाए कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आई थी, तो अपने चर्चा करते हैं 1498 की। और इससे थोड़ा और पीछे अगर जाएं 1492। देखो, अगर अपने आधुनिक भारत का इतिहास समझना है तो अपने जो शुरुआत है वो 1492 से करेंगे। देखो, अपना आज मूल पाठ जो रहेगा वो 1857 की क्रांति रहेगी। आज जो अपने मूल पढ़ेंगे वो 1857 की क्रांति रहेगी। लेकिन क्रांति को समझने से पहले ऐसा कतई नहीं हो सकता कि अपने बोल दें कि राजस्थान के अंदर 28 मई को क्रांति शुरू हुई और क्रांति 28 मई से ही शुरू कर ले। यहाँ से क्रांति शुरू नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुन लेना कि अपने जो है 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, कारण क्या था 1857 की क्रांति का,
क्यों आवश्यकता पड़ी थी इतना बड़ा संग्राम या विद्रोह करने की, तो वो जो चर्चा हम शुरू करेंगे वो 1492 से करेंगे। और उसके बाद में अपन जब 1857 तक आएंगे, 1857 तक आएंगे तो हमें पता चलेगा कि 1857 की क्रांति या विद्रोह क्यों हुआ था। तो आज जो अपने चर्चा करेंगे 1492 से करेंगे। तो सभी बच्चे इस पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से स्थल मंडल की चर्चा करें तो सभी बच्चे जानते होंगे कि इस प्रकार से अपना एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप को अपने बोला जाता है एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से जो एक महाद्वीप आता है उसको अपने बोलते हैं, ये है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और ये है दक्षिणी एशिया, इसको अपने बोला जाता है दक्षिणी एशिया। और इसको अपने बोलते हैं पूर्वी एशिया। ये जो अपना रहेगा ये है पूर्वी एशिया। और ये जो इतने पार्ट की अगर बात करें भारत सहित इन देशों की अगर बात करें इतनों की, तो ये कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये जो पार्ट है इसको अपने बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो देखिएगा इसके पास में इसी प्रकार से एक लगा हुआ महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। और ये जो महाद्वीप है इसको अपने बोला जाता है यूरोप महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है इसे बोला जाता है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और ये जो यूरोप महाद्वीप, देखो यूरोप, एक क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे कि ये यूरोप की मात्रा देखें ध्यान से, यूरोप की इस प्रकार की जो ये मात्रा है इसको थोड़ा ध्यान से दें। अगर इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा दूं, यूरोप की मात्रा को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो इसका मतलब होगा कि यूरोप जो महाद्वीप है वो विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहली बात क्लियर, यूरोप की मात्रा से ही आपको पता चल जाएगा कि यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ देखो ये जो यहाँ पर प्रायद्वीप है, अरेबियन प्रायद्वीप बोला जाता है इसको। और यहाँ पर दो देश है इस प्रकार से, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्पेन, इसको बोला जाता है स्पेन। और ये जो यहाँ पर देश है इसको बोला जाता है पुर्तगाल। यहाँ पर जो ये देश है इसको क्या बोला जाता है, पुर्तगाल। जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। और इसके अलावा यदि मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर एक छोटा छोटा द्वीपों के जो देश हैं, 3 देश आते हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अपने लिख देते हैं ग्रेट ब्रिटेन, या आप इसको यूके के नाम से भी जानते हैं। तो ये आ गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। तो ध्यान से सुनिएगा क्या स्टोरी थी। ये जो अपना भारत है, भारत इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था। भारत इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था। और भारत की यदि मैं चर्चा करूं तो भारत इस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत इस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और सोने की चिड़िया था। और विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों में इसके नाम लिया जाता था क्योंकि यह खनिज और उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते थे। तो देखिएगा भारत की संस्कृति की अगर मैं चर्चा करूं कि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। और यदि अपने कहें कि सबसे रंगीली संस्कृति भी किसकी रही है, भारत की रही है। तो देखो यहाँ पर स्पेन, और स्पेन का एक निवासी था और इस निवासी का नाम था कोलंबस। इस निवासी का नाम क्या था, कोलंबस। जीडी कांस्टेबल आर्मी का जो पेपर हुआ था 2015 में, उसमें सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो कोलंबस कहाँ का निवासी था, स्पेन का निवासी था। तो इस कोलंबस ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था किसने, कोलंबस ने। और कोलंबस ने जब भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, कोलंबस ने इसको लाइक करके इसका जो अध्ययन किया, तो कोलंबस का मन किया कि एक बार भारत जरूर जाएंगे। कोलंबस का ऐसा मानना था। नहीं मतलब इसमें कमेंट वगैरह शो नहीं हो रहे। तो अपने इसकी जो चर्चा करें, कोलंबस भारत आना चाहता था। तो ध्यान से सुनिएगा, ये अपने यहाँ पर एक सागर है
जिसको अपने भूमध्य सागर कहते हैं, इधर इसके पास लाल सागर आ जाता है और इधर अपने अरब सागर और हिंद महासागर की चर्चा करते हैं। इस प्रकार ये जलीय मार्ग था। तो कोलंबस भारत की यात्रा के लिए 1492 में स्पेन से चला था। भारत की यात्रा के लिए स्पेन से चला, और स्पेन से चला तो इसकी पहले नावें इतनी टेक्निकल नहीं होती थी भी, यंत्र वगैरह, दिशा यंत्र वगैरह उस टाइम इतने नहीं होते थे। तो इसमें देखिएगा क्या था, जैसे ये चला तो ये रास्ते में समुद्र में रास्ता भटक गया कोलंबस। इसको चलना कौन सी में था, इसको चलना कौन से में था, पूर्व दिशा में इसको चलना था। ठीक है, चलना कौन सी दिशा में था, पूर्व में चलना था, लेकिन ये रास्ता भटक जाने के कारण कौन सी दिशा में चल पड़ा, पश्चिम में चल पड़ा। और पश्चिम में चलता रहा कोलंबस, चलता रहा तो इधर एक महाद्वीप आता है जिसको अपने बोलते हैं अमेरिका। अभी तो इसके दो नाम लेना शुरू कर दिए हम लोगों ने, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दूसरा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। ओके, तो लेकिन ये सीधा कहाँ जा पहुंचा, अमेरिका जा पहुंचा। तो 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने कौन से महाद्वीप की खोज कर दी थी, हाँ, अमेरिका महाद्वीप की खोज कर दी, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट सुनिएगा, यहां पुर्तगाल, अब भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। पुर्तगाल का एक निवासी था जिसे कहा जाता है वास्को डिगामा। वास्को नहीं होता ये, वास्को, ठीक है ना, डिगामा, वास्को डिगामा, ये यहाँ का निवासी था। ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है, भारत है। विश्व का सर्वाधिक मसाले उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है, भारत है। कमेंट दे दो। चलो देखिएगा आगे, तो मसाले उत्पादन करने वाला देश है। तो ये वास्को डिगामा जो था, इसने भारत की संस्कृति के बारे में अध्ययन करके, यहाँ के उत्पादन का अध्ययन करके, मसालों से प्रभावित होकर, एक बात चर्चा यहाँ सुनिएगा कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी, यूरोपीय कंपनियां जितनी भी भारत है, जितनी भी यूरोप से कंपनियां आई थी, चाहे वो पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, जितने भी अंग्रेज आए थे वो सब के सब भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे, या अपने कहें कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत आए थे। और यूरोपीय कंपनियां किसका व्यापार करने के लिए आई थी, तो यूरोपीय कंपनियां जो आई थी, एक तो विलास और दूसरा अगर अपने कहें कि मसाले, ये मसाले और विलास का व्यापार करने के लिए क्या आई थी, भारत आई थी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट थॉट्स है कि यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई थी, तो ये मसाले और विलास का व्यापार करने के लिए भारत आई थी। विलास का मतलब होता है पेय पदार्थ, विलास का मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ, जैसे कि चाय है, कॉफी है, उनका व्यापार करने के लिए ये भारत आई थी। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान से सुने। तो ये विलास का व्यापार करने के लिए भारत आई थी यूरोपीय कंपनियां। कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाया, लेकिन वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से चला तो ये समुद्र में रास्ता भटकता भटकता 1498 की बात है कि ये समुद्र में रास्ता भटकता भटकता कहाँ जा पहुंचा था, अरब सागर तक पहुंचा था। कहाँ तक पहुंचा ये, अरब सागर तक पहुंचा था। अरब सागर से भारत नहीं पहुंचा था वास्को डिगामा अभी तक। तो यहाँ पर जैसे ही अरब सागर में पहुंचा तो यहाँ पर गुजरात का एक पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला मिला था एक व्यक्ति, और उसका नाम था अब्दुल मनिक। उसका नाम क्या था, अब्दुल मनिक। और ये अब्दुल मनिक की सहायता से यहाँ केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। देखिएगा इस डायग्राम में देखें कि ये पुर्तगाल से आया
और सीधा यहाँ पर केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। कौन से तट पर? केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। और ये जो केरल का कालीकट तट है, इसे वर्तमान में अपने केरल का जो तटीय भाग है उसको कहा जाता है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो सुनिए, ये जो केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा, इसको मसालों का घर कहा जाता है। केरल को मसालों का क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है, जबकि भारत को मसालों का देश कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। केरल को मसालों का घर। वास्को डी गामा भारत क्यों आ रहा है? मसाले लेने के लिए आ रहा है। मसाले लेने के लिए आ रहा है वो भारत में। और मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। केरल को मसालों का घर कहा जाता है, जबकि भारत को मसालों का देश कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पहुंचा और कहा जाता है कि वास्को डी गामा जैसे ही केरल पहुंचा तो इसको केरल में इतने मसाले मिले थे कि ये अपने मसालों से यहीं से नाव भर के और सीधा कहाँ चला गया? वापस पुर्तगाल चला गया, वापस यूरोप चला गया था। देखिएगा 1498 की चर्चा कर रहे हैं। तो ये केरल से मसाले भर के, यहाँ के राजाओं ने जमेरन की उपाधि भी थी वास्को डी गामा को। लेकिन सुनिएगा, ये यहाँ से वापस पुर्तगाल पहुँचता है और पुर्तगाल में जाके जब भारत के मसाले बेचता है वास्को डी गामा, तो इतनी महंगी दरों पर इन्होंने मसाले खरीदे थे यूरोप के लोगों ने, तो इसने अपने आने जाने के कुल खर्च का 60 गुना अधिक धन कमा लिया था वास्को डी गामा ने। भी इतनी महंगी दरों पर मसाले बेचे थे किसने? वास्को डी गामा ने, कि आने जाने का कितना गुना? 60 गुना धन कमा लिया था वास्को डी गामा ने। और इसी के साथ पूरे यूरोप में चर्चा होने लगी कि अगर कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है तो वो एक बार भारत का चक्कर अवश्य लगाए, क्योंकि भारत इतना आत्मनिर्भर परिपूर्ण देश था। ओके, तो यहां से इसी बात का पता चलता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं यहाँ पर। ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसमें अपने 3 देशों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड भी यूके वेल्स लिंगटन के निवासी थे, वो भी यहीं पर आता है। ब्रिटेन की जब चर्चा करते हैं या इंग्लैंड की चर्चा करते हैं, वो भी इसी टापू पर स्थित है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन को पता चला, और ग्रेट ब्रिटेन जो है ये इस समय अपने क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार कर रहा था। इसी टाइम यूरोप के अंदर जो ग्रेट ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है, ये उद्योगों को बढ़ावा दे रहा था। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा कि उद्योग जो है इसको चलाने के लिए क्या चाहिएगा? कच्चा माल। उद्योग चलाने के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल या तो क्या किया जाता है? कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है, या तो कच्चे माल का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और या कच्चा माल किसके रूप में पाया जाता है? खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि भारत जो है उत्पादन क्षमता में भी काफ़ी निर्भर है, और अगला इंपॉर्टेंट, भारत में प्रचुर मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं। तो देखो, उद्योग चलाने के लिए कच्चा माल और इन दोनों के लिए भारत क्या है? परिपूर्ण है। तो लेकिन यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन वाले क्षेत्र ने वास्को डी गामा की बातों पर यकीन नहीं किया कि वाकई में ही दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश इतने शक्तिशाली हो सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो इन्होंने वास्तव में क्या नहीं किया था? यकीन नहीं किया। लेकिन इसके बाद में इन्होंने 1591 के अंदर अपना एक व्यक्ति भारत भेजा था, जिसका नाम था रोल्फ पिच।
देखिएगा अपने 1800 पुर्तगालियों की ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपने 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति का जो संघर्ष था वो अंग्रेजों के साथ था, अंग्रेजों के साथ था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, किस प्रकार की उन्होंने नीतियां बनाई थी और क्या ऐसे कारण रहे जिनसे हमें 1857 की क्रांति जैसे कदम उठाने पड़े। तो देखिएगा ये यूरोप वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पर ब्रिटेन। तो अब इन्होंने 1591 में प्रथम ब्रिटिश नागरिक रोल्फ पिच को भारत भेजा था। प्रथम ब्रिटिश नागरिक रोल्फ पिच को भारत भेजा था और जैसे ही, जरा ध्यान से सुनिएगा कि रोल्फ पिच को जैसे ही भारत भेजा तो जैसे ही रोल्फ पिच भारत पहुंचा, ये 1591 की बात है। 1591 की दो चर्चा अपने यहाँ करेंगे। इस समय एक तो भारत में मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक का काल रहा था। अकबर का अच्छा शासक था मुगलों का अकबर। जरा ध्यान से सुने तो 1591 में आप यहाँ देखोगे तो भारत में मुगल बादशाह कौन रहे थे? अकबर। और इसी समय ब्रिटेन में जो रानी जो थी वो थी एलिजाबेथ। और ये एलिजाबेथ फर्स्ट है, ठीक है ना, एक ये भी ध्यान रखना, ये एलिजाबेथ प्रथम है, इनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। तो ये भी चर्चा करें। तो इस टाइम क्या हुआ, यहाँ से रोल्फ पिच को भारत भेजा और जैसे ही माना जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि जैसे ही रोल्फ पिच भारत पहुंचा था तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसा मेगलस इतिहासकार ने माना है कि यहाँ पर इसने इतना उत्पादन, ठीक है, और इतना समृद्ध देश देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, किसकी? रोल्फ पिच की। और फिर ये भारत रुका नहीं, इसने जाते जाते सोचा कि मैं दिल्ली से होकर जाऊंगा वापस। पता तो चल गया था इसको कि भारत कितना शक्तिशाली देश है। इसने कहा कि मैं दिल्ली से होता हुआ वापस लौटूंगा। और जब दिल्ली गया तो मुगल बादशाह कौन थे इस समय? अकबर थे। अकबर की सेना को इतना बड़ा साम्राज्य देखकर भी रोल्फ पिच काफी प्रभावित हुआ था। जैसे ही रोल्फ पिच अकबर के पास गया और सीधा यहाँ से वापस कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। और ब्रिटेन में जाकर रोल्फ पिच ने बताया कि यदि इसी समय देखा जाए तो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भारत है और विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर है। जब इन्होंने पूछा भी ऐसा क्यों, तो रोल्फ पिच ने बताया था कि यहाँ पर उत्पादन के लिए भूमि काफी उपजाऊ है और यहाँ के कण कण में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। ऐसा कहा था किसने? रोल्फ पिच ने ब्रिटेन जाकर। अब यहाँ पर 1591 में जैसे ही पता चला कि भारत वाकई में इतना शक्तिशाली है तो अंग्रेजों ने एक दल बनाया और उस दल का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स दल। एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापार। तो एक व्यापार या व्यापारी, तो एक साहसी व्यापारियों का दल था जो कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं, वो साहसी। तो इसका मतलब एक, और इस दल में कितने व्यापारी थे? 100 व्यापारी थे। इस दल में कितने व्यापारी थे? 100 व्यापारी थे। और जैसे ही ये 100 व्यापारी, अनिल जांदू गुड मॉर्निंग, गुरमीत कौर गुड मॉर्निंग सभी को। सुनिए आगे तो देखिएगा 100 व्यापारियों ने दल, 100 व्यापारियों का एक दल था और उसने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, जरा ध्यान से सुने, ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने भारत को जीरो कर दिया था। तो ध्यान से सुने,
कि भारत को जीरो करने के लिए, भारत को जीरो करने के लिए, क्योंकि ये इसीलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी जो बुक्स है उसमें 31 दिसंबर 1599 मतलब सन 1600 शुरू होने का लास्ट दिन है ये, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी बुक्स में, यहाँ तक कि एक NCERT की बुक है उसमें भी 1599 लिखा हुआ है, लेकिन आप 12th की जैसे बुक पढ़ोगे तो उसमें यही तारीख आप लोगों को मिलने वाली है। तो जरा ध्यान से सुने, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। भारत को जीरो बनाने के लिए, भारत को जीरो बनाने के लिए मतलब सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो सभी बच्चे देखें इधर कि ये जो दिशा है ये पश्चिम है और ये कौन सी दिशा है, पूर्व है, ये उत्तर हो गई और ये वाली दक्षिण। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व, और ईस्ट इंडिया पूर्व में है जो इंडिया, उसके साथ व्यापार करने वाली कंपनी क्या कहलाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। क्योंकि ब्रिटेन के पूर्व में है भारत, ब्रिटेन के क्या है, पूर्व में है भारत, तो ये कंपनी कौन सी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 31 दिसंबर सन 1600 में। 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। अब आगे देखिएगा, अब इनका जो भारत तक सफर कैसे रहा था अंग्रेजों का, इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे ही स्थापना होती है तो वहां की रानी थी एलिजाबेथ। अब कोई भी देश अगर IR को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में सुधार चाहेगा तो वो अपने देश से अनुमति तो मांगेगा। तो इसमें देखें, एक देश ये है, इसको अपने बोले ब्रिटेन, और इधर की अपने चर्चा करें तो ये रहेगा अपना भारत, ओके। तो अब इसमें देखें कि ब्रिटेन के अंदर सन 1600 में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद यहाँ के जो मर्चेंट एडवेंचर्स दल के व्यापारी थे उन्होंने अपनी रानी, और रानी इस समय यहाँ की थी एलिजाबेथ, रानी कौन थी यहाँ की, एलिजाबेथ प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी। लेकिन एलिजाबेथ ने व्यापारियों को 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था कि आप भारत के साथ या दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ क्या कर सकते हो, व्यापार 15 वर्षों तक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव पारित होता उतने में 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, और फिर यहाँ के राजा बनते हैं राजा जेम्स प्रथम, राजा जेम्स प्रथम। तो व्यापारियों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारी थे वो राजा जेम्स के पास व्यापार का प्रस्ताव लेकर आए। तो जब राजा जेम्स को बताया गया कि भारत या दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो इतने शक्तिशाली है और हमें उद्योग चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, तो राजा जेम्स ने क्या किया, अनिश्चित समय के लिए क्या किया था, अनिश्चित समय के लिए व्यापार की अनुमति दे दी थी। अब देखो कि जब इनको ब्रिटेन से अनुमति मिल गई तो अब अनुमति कहां से लेनी बाकी है, भारत से अनुमति लेना बाकी है। तो इन्होंने क्या किया देखें, यहां से सबसे पहले 1608 में प्रथम अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था, प्रथम अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा था ताकि ये भारत के जो सम्राट हैं उनसे क्या ले सके, व्यापार की अनुमति ले सके। लेकिन कैप्टन हॉकिंस ये भारत में 1608 में पहुंचा था। भारत में कब पहुंचा,
8 में पहुंचा। मैंने अभी बताया कि मुगल बादशाह जो अकबर था, मुगल बादशाह जो अकबर था उसका शासनकाल था 1556 से लेकर 1605 तक उसका शासनकाल रहा था, मुगल बादशाह अकबर का। लेकिन ये पहुंचता है कब? 1608 में। ये कब पहुंचता है? 1608 में पहुंचता है। तो इस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। जब कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यापारी भारत पहुंचता है तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर थे। और रानी कौन थी यहाँ पर इस समय? और रानी इस समय थी भारत में नूरजहां। नूरजहां का भी काफी योगदान है आधुनिक भारत के इतिहास में। मुगल सत्ता को स्थापित करने में नूरजहां की अहम भूमिका भारत में रही थी। तो देखिएगा कि जहांगीर इस समय भारत में मुगल बादशाह हैं। ये अपना भारत है और भारत में मुगलों की जड़ें कौन सी थी? दिल्ली थी। मुगलों की जड़ें कौन सी थी? दिल्ली। कैप्टन हॉकिंस सीधा कहां पहुंचा? मुलाकात के लिए, व्यापार की अनुमति के लिए दिल्ली पहुंचा था। और जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी, लेकिन जहांगीर ने पूर्णतः भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी। और व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि भारत इतना परिपूर्ण देश था कि किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जहांगीर ने व्यापार के लिए मना किया। और मना करने के बाद जब कैप्टन हॉकिंस वापस जाने लगा तो जहांगीर ने पूछा कि आप क्वालिफिकेशन के बारे में और उनके बारे में पूछा तो बोले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट हैं और हम 2 भाषाओं का, फारसी और अरबी भाषा का ज्ञाता था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में ही रख लिया था। और किस कार्य के लिए? लेखन कार्य के लिए। वापस जाने नहीं दिया और अपने दरबार में रखा लेखन कार्य के लिए। और इसको एक उपाधि भी दे दी थी, इंग्लिश खां। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां या इसको फिरंगी खां भी बोला जाता है। तो इंग्लिश खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। फिरंगी खां की उपाधि किसको दी गई थी? कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अब ये भारत में आए और 4 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे? 4 वर्षों तक कैप्टन हॉकिंस भारत में रहा, जहांगीर का लेखन कार्य किया। लेकिन समय आ गया था 1612 और 1612 में जहांगीर युद्ध जीतकर आया था और कैप्टन हॉकिंस ने एक बार दोबारा जहांगीर से मांग कर दी कि अब तो हमें व्यापार की अनुमति दीजिए। तो 1613, ध्यान से सुनिएगा, 1613 में कैप्टन हॉकिंस ने कहा कि मैं 13 हो गया। 1613 मैं 13 हो गया, मतलब अनुमति मिल गई, भारत का हो गया कैप्टन हॉकिंस। 1613 हो गया तेरी सूरत बिगाड़ने के लिए। अंग्रेजों ने भारत की सूरत बिगाड़ दी थी, इसलिए 1613 में कैप्टन हॉकिंस कहता है कि मैं 13 हो गया तेरी सूरत बिगाड़ने के लिए। तो 1613 में और सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। किसने? यूरोपीय कंपनियों ने, और या अपने कहे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ब्रिटेन से भारत आने वाला प्रथम नागरिक कौन था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नागरिक कौन था? तो रोल्फ फिच था। भारत की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को या वास्को डिगामा को दिया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब हुई थी? 1613 में। कहाँ हुई थी? सूरत में। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का शहर है जो कि जरीदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सुनिएगा आगे।
समझ में आ रहा है? सभी बच्चे कमेंट में लिखें। सभी को समझ तो आ रही है ना? आवाज क्लियर आ रही है? मुकेश नमस्कार। चलो देखें आगे। 1613 में भारत में सूरत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अब व्यापारी कोठी की स्थापना होने के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से सुनिएगा। कैप्टन हॉकिंस को भारत आए हुए 4-5 साल हुए, लेकिन ब्रिटेन तक कोई खबर नहीं पहुंचा पाया था ये। लेकिन जैसे ही ये अपना यहाँ पर भारत है, ये अपने यहाँ पर ब्रिटेन मानते हैं, ये आपका ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन। तो देखिएगा, सूरत में पहली व्यापारी कोठी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। अब यहां से पत्र भेजता है कैप्टन हॉकिंस 4-5 सालों के बाद में, और वो 4-5 साल बाद में जब मर्चेंट एडवेंचर दल के पास पहुंचा था, तो यहाँ पर सबसे चतुर चालाक एक टैलेंटेड व्यापारी था, और उस व्यापारी का नाम था सर टॉमस्रो। उस व्यापारी का नाम क्या था? सर टॉमस्रो उस व्यापारी का नाम था। ठीक है, तो अब जैसे ही सर टॉमस्रो के पास ये पत्र पहुंचा, पहले बात तो सभी प्रश्न हुए, क्योंकि 4-5 साल बाद में भारत से पत्र आया था। सर टॉमस्रो ने पढ़ा तो कैप्टन हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस था, उसने भारत के बारे में काफी सारी बातें लिखी थी। पहले लिखी कि भारत विश्व वाक्य में ही बहुत शक्तिशाली देश है। नेक्स्ट लिखा था कि यहाँ के राजा भी बहुत शक्तिशाली है। अगली बात इसने लिखी थी कि हमें व्यापार की अनुमति पूर्णतः नहीं मिली है, मैंने सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना कर ली है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसने लिखा था, बाबर ने भी भारत की कमजोरी महिलाओं को बताया था। अपने जो आत्मकथा लिखी थी बाबर ने, तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसमें भी भारत की कमजोरी महिलाओं को बताया गया था। और इसने कैप्टन हॉकिंस ने भी लिखा था कि भारत का राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भारत की कमजोरी है महिला। ये 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान की बात नहीं हो रही है, ये 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है, ऐसा कैप्टन हॉकिंस ने लिखा था। और एक और लिखी थी कि भारत की महिलाएं जो हैं वो गिफ्ट या सरप्राइज से काफ़ी प्रभावित होती हैं। इन कथनों के साथ ये पत्र जो है ब्रिटेन पहुंचाया गया था। तो सर टॉमस्रो इस पत्र को पढ़ रहा था, और सर टॉमस्रो ने कहा कि यदि भारत की महिला कमजोरी है और इनको गिफ्ट या सरप्राइज मतलब सबसे बड़ी कमजोरी है, तो सर टॉमस्रो 1615 में भारत के लिए रवाना हुआ था। 1615 में भारत के लिए रवाना हुआ, और ये दिसंबर 1615 में दिल्ली पहुंच गया था सर टॉमस्रो। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, सर टॉमस्रो जो है वो सर टॉमस्रो, और ये जो सर टॉमस्रो है ये दिसंबर 1615 में कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। और जैसे ही दिल्ली पहुंचा था ये, तो दिल्ली में नहीं थे मुगल बादशाह जहांगीर और नूरजहां, दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि ये सीधा किससे मिलना चाहता था। ये जो सर टॉमस्रो भारत आया था, तो ये अपने साथ गिफ्ट लेकर आया था भी। अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था, लेकिन कुछ भी लेकर आया हो, लेकिन लेके वो भेंट के रूप में ही आया था। तो जरा ध्यान से सुने, अब सर टॉमस्रो को रानी इस समय कौन थी? नूरजहां को गिफ्ट भेंट करने की जल्दी थी, किसे? सर टॉमस्रो को। और सर टॉमस्रो जब से सीधा दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली में नूरजहां और जहांगीर दोनों ही नहीं थे। तो वो यदि मैं कहूं भारत में, और भारत में यदि कहूं राजस्थान में, तो राजस्थान में एक जिला है और जिसको बोला जाता है अजमेर। जिले को क्या बोला जाता है?
अजमेर, और 1113 में अजय राज ने राज करने के लिए अजमेर को बसाया था। चौहान शासक थे अजय राज। ये तीन आते हैं, अजय राज, अजय पाल और एक आता है अर्णोराज। काफी कंफ्यूजिंग करते हैं ये भी, अर्णोराज, अजय पाल और ये जो अजय राज और एक आते हैं इसमें अर्णोराज। तो देखिएगा अजय राज ने, ये आप लोग ध्यान रख लेगा कि अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अजय राज ने राज करने के लिए किसको बसाया था, अजमेर को बसाया था। और अजमेर जो है इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसको राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, राजपुताने की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। अजमेर भारत का मध्यवर्ती संभाग है, अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, ठीक है। तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान की कुंजी कहा जाता है, इसको भारत का मक्का कहा जाता है। सांप्रदायिक शहर के नाम से भी किसे जाना जाता है, अजमेर को कहा जाता है। और अंडों की टोकरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, अजमेर को। अजमेर की स्थापना 1113 में अजय राज ने राज करने के लिए क्या बसाया था, अजमेर। और अजय पाल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय पाल ने पलने के लिए अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह भी यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अजय राज ने राज करने के लिए अजमेर बसाया, अजय पाल ने पलने के लिए क्या बनवाया, अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। और अर्णोराज ने नहाने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया था, जो जहां से विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी मरुस्थल में बहने वाली लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ आना सागर झील से। और अजमेर की चर्चा करें तो आरपीएससी का मुख्यालय, आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी कहां पर है, अजमेर में। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में और आरपीएससी का मुख्यालय भी कहां पर, अजमेर में। दोनों का काम क्या है, फेल और पास करना। दोनों का काम क्या है, फेल और पास करना। तो राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार खनिज का उत्पादन करने वाला राज्य भी जिला कौन सा है, अजमेर है। तो ये अजमेर, और अजमेर में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहां पर है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आए हुए थे नूरजहां और जहांगीर। जियारत अपने कहते हैं पूजा करने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा, इस इस्लामिक लैंग्वेज में जियारत कहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनो कि ये दिल्ली में नहीं थे जब सर टॉम्स रो पहुंचा, ये राजस्थान के अजमेर में आए हुए थे। और एक और इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अजमेर में एक किला है और उस किले का नाम है अकबर का किला। कौन सा किला है, अकबर का किला, जिसको राजस्थान का शस्त्रागार और मैगजीन का किला भी कहा जाता है। यह भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहां से। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो कि मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है वो भी कौन सा है, अकबर का ही किला है। तो जरा ध्यान से सुने कि ये अकबर का किला, इसी किले में राजस्थान आए हुए थे वो दोनों, और सर टॉम्स रो दिल्ली नहीं रुका, वो सीधा इनके पीछे ही कहां आ जाता है, अजमेर आ जाता है। तो सर टॉम्स रो अजमेर आया, अजमेर राजस्थान में। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो राजस्थान आने वाला प्रथम जो अंग्रेज व्यापारी था वो कौन था, सर टॉम्स रो था। जबकि भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी जो है वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। तो इसी किले में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात होती है, किसकी, सर टॉम्स रो की। और इससे आगे की जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सभी को लाइव आने के लिए धन्यवाद। और समझ में ना आया हो या आया हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। कमेंट मुझे शो होते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप लाइव। विनोद कुमार वेरी गुड, गुरदीप नेहरा थैंक यू सभी को। और
इसी प्रकार कंटिन्यू क्लासें रहेगी अपने आधुनिक भारत के इतिहास की। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ें और अपने जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन सभी पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और सभी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपने इसके क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। इसके नेक्स्ट जो चर्चा है वो अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।